नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उन्जुला फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। नेता प्रतिपक्ष ने आपदा प्रभावितों से की मुलाकात। जर्जर स्कूल भवन व शिक्षकों की कमी के बीच पढ़ने को मजबूर जीआईसी मडलक के नौनिहाल। एक सुनार की दुकान से लाखों के सोने चांदी के जेवरात हुए गायब। प्रबुद्ध वर्ग के साथ विचार गोष्ठी का हुआ आयोजन। अल्मोड़ा पुलिस के थाना चौखुटिया व रानीखेत के टीम वर्क से गुमशुदा नाबालिग बालक सकुशल बरामद। प्रदेश प्रभारी ने गिनाई बजट की उपलब्धियां। अब खबरें विस्तार से। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के नेतृत्व में कांग्रेस जनों ने आज टिहरी जिले के आपदा प्रभावित क्षेत्र बूढ़ा केदार स्थित तीनगढ़ गांव पहुंचकर प्रभावितों से मुलाकात की। वहीं मीडिया से बातचीत में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि 50 परिवारों से ज्यादा आबादी वाले तीनगढ़ गांव में कई मकान ध्वस्त हुए हैं। लोग पूरी तरह से बेघर हो गए हैं। फिलहाल प्रभावितों को राहत कैंप में खाद्यान्न सामग्री की व्यवस्था सरकार द्वारा की जा रही है। साथ ही उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया है कि ग्रामीण 2013 से लेकर लगातार विस्थापन की मांग कर रहे थे, लेकिन उन्हें विस्थापित नहीं किया गया। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। ठीक है सर। बड़ी भयावह स्थिति है, सब कुछ खत्म तबाह सा हो गया है। और तिमगढ़ गांव तो जहाँ पर 50-55 परिवार की आबादी है, पूरी तरह नेस्ता नाबूद हो चुका है। और यहाँ पर इंटर कॉलेज में इन लोगों ने शरण ली है। प्रशासन की ओर से इन्हें व्यवस्था की गई, भोजन की व्यवस्था की गई है और जो उपचार के लिए डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर मौजूद है। लेकिन मेरा कहना है कि आज भी कई परिवारों से हमें मिला हूँ, माताओं से, बहनों से, उनकी अपनी व्यक्तिगत पीड़ाएँ, समस्याएँ हैं, पेंशन नहीं हो रही, छोटे मासूम बच्चे हैं, जो दिव्यांग हैं, बुजुर्ग हैं, तो कोई सुनने वाला नहीं है। बड़ी विडंबना है, मानवता को शर्मसार कर देती है इससे घटनाएं। हमारा स्पष्ट रूप से कहना है, विस्थापन हर वर्ष आपदा आती है, विस्थापन की बात होती है, लेकिन विस्थापन नहीं हो पाता है। इनको पर्याप्त मुआवजा मिलना चाहिए। सरकार को इन क्षेत्रों को पहले से बूढ़ा केदार क्षेत्र कई वर्षों से, मैं सदन में कई बार सदस्य रहा हूँ और मैंने देखा है कि बूढ़ा केदार में जब परवेश नेगी विधायक थे घनसाली से, घनसाली क्षेत्र था, तो पहले हाँ, तो उस दौर में भी वो अक्सर बूढ़ा केदार की बात करते थे। लेकिन आज देखने को मिला है कि जो उनका नाराज़गी देखने को मिलती थी, जो अपेक्षा उनको सरकार से होती थी, आज वो यहाँ पर देखने को मिला कि सब कुछ ख़त्म सा हो गया है। सरकार को ऐसे क्षेत्रों का चयन करना चाहिए, चिन्हित करना चाहिए था। आपदा प्रबंधन पूरी तरह से फेल्योर हो चुका है और पूरा प्रदेश खतरे की जद में है। खासतौर से पर्वतीय क्षेत्र में एक हर वर्ष आपदा आती है, लेकिन घोषणाएं होती हैं, लेकिन उसका हल नहीं निकलता और फिर हम अगले साल हम कुछ घोषणाएं करते हैं। अलग से बजटीय व्यवस्था होनी चाहिए। और मेरा मानना है कि आपदा का जो मानक हैं, सबसे बड़ा विषय है कि आपदा के मानकों में बदलाव होना चाहिए। जो इमदाद दी जा रही है वो एक भीख से दिखाई देती है। नुकसान होता है, भारी मात्रा में धन हानि होती है, जन हानि होती है, सब कुछ उनकी आर्थिकी तबाह हो जाती है, खेत खलिहान सब नेस्ता नाबूद हो जाते हैं। लेकिन आपदा मद में उनको राहत के नाम पर कुछ पैसे दिए जाते हैं। इस पर बदलाव की ज़रूरत है। केंद्र में उनकी सरकार, राज्य में भी इनकी सरकार को ठोस पहल करनी जाएगी तो सही मायनों में अगर इनकी नीयत साफ है तो मेरा मानना है कि इसमें कोई राजनीति नहीं कर रहा हूँ। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। इन लोगों की पीड़ा है, दर्द है, उसको मैंने महसूस किया है। हम राजनीति कर रहे तो नहीं करना चाहते, लेकिन चाहते सरकार से अपेक्षा है कि संवेदनशील बने, गंभीरता से ले। और यहाँ पर जो इस तरह का वातावरण देखने को मिला है, बर्बादी, तबाही, डर, भय, तो उससे अगर सरकार सबक लेगी तो मेरा मानना है कि आने वाले बजट में या इसी स्पेशल पैकेज दे। राज्य सरकार अगर आपदा मद में व्यवस्थाएं नहीं है, आपदा मद के मानक बहुत में बदलाव नहीं हो पा रहा है, लेकिन विशेष सहायता सरकार दे सकती है। मुख्यमंत्री कोष है,
अन्य वित्तीय सहायता हो सकती है, तो हम भी कुछ मदद करेंगे। आए हैं तो हमारी कोशिश होगी कि हम जो प्रभावित परिवार हैं, जितना हमसे हो पाएगा हम उसमें हम अपनी तरफ से कुछ कोशिश करेंगे कि मदद कर सकें। तिनगढ़ गांव के लोग उनकी मांग कर रहे हैं, आज तक विस्थापन नहीं हो पाया है। क्या लगता है सरकार नहीं कर पा रही है या अब देखिए, तिनगढ़ गांव विस्थापन की मांग कर रहा है। मैंने कहा ना कि सदन में ये आवाज़ बड़ी गंभीरता से उठाई जाती रही है, लेकिन सरकार संवेदनहीन है और गंभीर नहीं है। विस्थापन होता शायद आज ये स्थिति नहीं होती। एक घर, एक माँ, एक बेटी मौत के मुंह में समा गए, उनके पति देखते रह गए, असहाय नजर आए। ये विडंबना है कि हमारी सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार की जो कार्य प्रणाली है, ये प्रश्न चिन्ह खड़े करती है कि आखिरकार सरकार क्या ऐसे संवेदनहीन हो सकती है। सरकार की भी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। मानवता, इंसानियत सर्वसार हुई है। मेरा मानना है कि मैं ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि हम राजनीति करने के लिए नहीं आए हैं, हम तो उसमें दुख बांटने के लिए आए हैं, भागीदार। लेकिन हम विपक्ष में हैं, हमारी भूमिका है विपक्ष की। हम इन्हीं मुद्दों को उठाएंगे जो आज के मुद्दे हैं, दशक के मुद्दे हैं, पिछले मुद्दे हैं। जोशीमठ में क्या हुआ है, 1000 करोड़ का पैकेज, शब्द, बातें और उसके अलावा कुछ नहीं। वो पैकेज कहाँ गया? धनगढ़ में भी आज हमारे सरकार यहाँ पर पहुँचेगी, वायदे करेंगी, लेकिन हम चाहते हैं कि हम इसको सदन में भी जो अगला सत्र आ रहा है प्रमुखता से तिनगढ़ गांव की व्यथा को, टोली और अन्य गाँव की व्यथा को, राणा कई गाँव हैं उनकी व्यथा को, बुढ़ा केदार बिलगना क्षेत्र की आवाज़ को मजबूती से उठाने का काम हम करेंगे। चंपावत जिले के लोहाघाट ब्लॉक के नेपाल सीमा से लगे जीआईसी मडलक स्कूल का भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुका है, जिस कारण मानसून सीजन में कभी भी छात्र छात्राओं व अध्यापकों के साथ बड़ा हादसा हो सकता है। इसके अलावा विद्यालय में शिक्षकों का बड़ा अभाव है, जिस कारण नौनिहालों का भविष्य आधर में लटका हुआ है, पर शिक्षा विभाग इससे बेखबर बना हुआ है। शनिवार को क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता पुष्कर सिंह ने बताया इस गंभीर मामले को विद्यालय के एसएमसी अध्यक्ष लक्ष्मण पंत, पीटीए अध्यक्ष राजपाल तथा क्षेत्र के प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता पुष्कर सिंह राजपूत तथा अन्य जनप्रतिनिधियों के द्वारा कई बार शिक्षा विभाग के अधिकारियों के सम्मुख रखा जा चुका है, पर अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। उन्होंने बताया विद्यालय में प्रवक्ताओं के 5 पद रिक्त चल रहे हैं, साथ ही प्रधानाचार्य का पद रिक्त है, वहीं एलटी में 1 पद रिक्त चल रहा है तथा विद्यालय में बैठने के लिए कक्ष की भारी कमी है। इसके अलावा विद्यालय भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुका है, जिसमें बच्चों व अध्यापकों के साथ कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, पर शिक्षा विभाग संज्ञान नहीं ले रहा है। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। मेरा नाम हिमांशी पंत है। मैं कक्षा 9th की छात्रा हूं और हमारे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज मडलक है। हमारे विद्यालय की 2 मूलभूत समस्याएं हैं। पहली समस्या ये है कि हमारे यहाँ अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए कोई अलग अलग टीचर उपलब्ध मात्रा में नहीं है, जिससे कि बच्चों की पढ़ाई भी बहुत प्रभावित होती है। और दूसरी समस्या ये है कि हमारे यहाँ पढ़ाने के लिए कक्षों की बहुत कमी है। आप देख सकते हैं ये इस भवन को, ये कैसे टूटा फूटा है, इसलिए हमें सुरक्षा की दृष्टि से हमें बरामदों में या अन्य कक्षा में शिफ्ट किया जाता है। अगर सभी कक्षाओं के लिए अलग अलग कक्ष होंगे तो हमें पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी और ज़्यादा डिस्टर्ब भी नहीं होगा। अच्छा सर, हमारे राजकीय इंटर कॉलेज मडलक में हमारे द्वारा कई बार यहाँ से प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री जी को भी दिए गए हैं और यहाँ पे जिला अध्यक्ष डीएम ये शिक्षा विभाग को भी दिए गए हैं, जिसमें हमारी कभी मांगें पूरी नहीं की जा रही हैं। हमारे विद्यालय में इससे पिछले वर्ष में, पिछले शिक्षण सत्र में 400 से ऊपर की संख्या थी बच्चों की, जो उनके माँ बापों ने सोचा कि यहाँ पर पढ़ाई तो होगी नहीं, तो वहाँ पे अभी 270 के लगभग ही बच्चे अभी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जिसमें इंटरमीडिएट में 12वीं के छात्र पढ़ाई कर रहे हैं और वहाँ पर टोटल पद 10
होने चाहे थे जो, उसमें से 5 पद उसमें रिक्त हैं, जिसमें राजनीति शास्त्र, राजनीति विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, संस्कृत और भूगोल और राजनीति शास्त्र, ये 5 पद रिक्त हैं। बाकी के वहाँ पर व्यवस्था है। और एलटी में 1 पद रिक्त है कला का, जिसके कारण हमारे यहाँ शिक्षा बहुत प्रभावित हो रही है और बच्चों के गार्जियन अपने बच्चों की यहाँ से टीसी कटवाकर कहीं अन्य की राह देख रहे हैं। हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी और सबसे यह विनम्र निवेदन होगा कि हमारे यहाँ प्रवक्ता पद और एलटी के रिक्त पदों की संख्या भरी जाए। और विद्यालय की हालत बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में है और एक बिल्डिंग के लिए हमने कई बार कह दिया, इसमें नई बिल्डिंग और पूर्व में जो बनी हुई बिल्डिंग है वो क्षतिग्रस्त है बहुत ज़्यादा, जिसे क्षतिग्रस्त कर उसमें नई बिल्डिंग का प्रावधान हमने पहले से कह रखा है, जो अभी तक नहीं हो पाया है। धन्यवाद। का जो हमारा इंटर कॉलेज है एक दूरस्थ क्षेत्र जो कि नेपाल सीमा से लगा हुआ है और जिसमें कि आज तक जो भवन है जो बहुत पुराना है, जिस समय हमारे यहाँ जूनियर हाई स्कूल था तब से वह भवन है पूरा जर्जर की हालत में है, जिससे हम जिला शिक्षा अधिकारी से भी मिल चुके हैं और उनका कहना था कि ये जर्जर हालत में है। इसके आदेश जो है PWD को हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इसका ध्वस्तीकरण नहीं हो पाया है, जिसमें बच्चों का जो है एक जो पुरानी जो इंटर कॉलेज की बिल्डिंग है उस पर बरामदे में बैठाया, जिसमें प्रवक्ताओं के जिसमें से अभी तक 5 या 6 पद जो है प्रवक्ताओं के खाली हैं, उसमें अभी तक कोई नहीं आया है। और उल्टा यहाँ से जितने टीचरों का इस बार ट्रांसफ़र हुआ, क्योंकि पहले तक यहाँ टीचर थे, इस बार उनका ट्रांसफ़र हुआ, उनके बदले में भी यहाँ कोई नहीं आया हुआ है। पिछले बार तक हमारे यहाँ छात्र संख्या 400 से ऊपर थी, लेकिन जो विद्यालय या अन्य शिक्षक या स्टाफ की कमी के हिसाब से इस बार मेरे ख्याल से जो अभी अनुमानित है 350 के आसपास छात्र संख्या रहेगी है। मैं जिला शिक्षा अधिकारी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि एक दूरस्थ क्षेत्र में होने के हिसाब से इसमें विद्यालय भवन की व्यवस्था की जाए और समस्त उसके साथ साथ ही जो भी हमारे शिक्षकों की कमी है, प्रवक्ता लोगों की कमी है, उसे शीघ्र पूरा किया जाए। सर यहाँ पर जो ये प्रिंसिपल का जो प्रभारी प्रिंसिपल है, नहीं प्रभारी है ये अभी फिलहाल, इससे पहले प्रभारी जी एक अम्बोजी से जो उनका कहीं ट्रांसफ़र हो गया है, उसके बदले में हमारे यादव जी इस बार कार्यवाहक प्रधानाचार्य के तौर पर इस बार काम कर रहे हैं। उधम सिंह नगर के ट्रांजिट कैंप में चोरी की घटना थमने का नाम नहीं ले रही है। ताज़ा मामला ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में एक सुनार की दुकान से लाखों के सोने चांदी के जेवरात गायब होने की वारदात प्रकाश में आई है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके का मुआयना कर आसपास लगे CCTV फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं। हालांकि पुलिस को अभी कोई भी सफलता हाथ नहीं लगी है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि जाँच चल रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। देखिए, कल हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि जनपद रोड जो ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में है, अल्मोड़ा पहाड़ी सुनास की दुकान पर चोरी का मामला सामने आया था। जो दुकान के मालिक हैं उनके बेटे द्वारा ये शिकायत की गई थी और ये बताया गया था कि 26 की रात को उनकी दुकान में किसी ने चोरी की, जिसमें करीब 8 से करीब 50,000 उन्होंने नकद बताया और इसके साथ साथ सोने और चांदी की ज्वेलरी के बारे में बताया गया। शिकायत प्राप्त होती तुरंत हमारी टीम मौके पर पहुंची, वहां पर हमने पूरा मौका मुआयना किया। इसके साथ हमने जो हमारी फॉरेंसिक टीम है उनको भी बुलाया था, उनके साथ हमने पूरे मौके तलाशी ली। उसके साथ साथ जो भी फिंगरप्रिंट्स एवं अन्य चीज़ें थी वहां पर उनकी जानकारी ली गई। साथ में जो दुकान में CCTV कैमरे लगे थे हमने उनका अवलोकन किया और साथ में जो आसपास दुकानों में और जो सारे रास्तों के कैमरे हैं उनके भी CCTV देखकर हमारी टीमों द्वारा भी देखा जा रहा है। इसके साथ साथ FIR में जो वादी हैं उनके द्वारा ये भी बताया गया था कि उसी दिन शाम को उनकी दुकान में रेनोवेशन के काम के चलते कुछ लोग काम करने आए थे, जैसे इलेक्ट्रीशियन या CCTV फिटिंग के लिए, तो उनके बारे में भी हमें जानकारी दी गई है। इन सभी जो भी एस्पेक्ट्स हैं इन सभी पर पुलिस द्वारा तफ्तीश की जा रही है और जल्दी हमें उम्मीद है कि इस मामले में हमें सफलता प्राप्त हो। देश की नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट जो हाल ही में देश की महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तराखंड में प्रबुद्ध वर्ग के साथ विचार गोष्ठी आयोजित कर रही है। तो वहीं ऐसी ही एक प्रबुद्ध वर्ग के साथ विचार गोष्ठी का आयोजन रुद्रपुर में हुआ, जहां कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री व उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम शामिल हुए। वहीं कार्यक्रम में पहुंचने से पूर्व प्रभारी गौतम का ढोल नगाड़ों फूलमालाओं के साथ कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया।
और तिलक लगाकर महिलाओं ने सत्कार किया। साथ ही सिख समाज ने तलवार भेंट कर स्वागत किया। उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम ने अपने संबोधन में कहा कि देश ने तीसरी बार बागडोर नरेंद्र मोदी के हाथ में दी है, उसके लिए उत्तराखंड की जनता का आभार। वहीं ये प्रबुद्ध वर्ग के साथ विचार गोष्ठी में कहा कि बजट में उत्तराखंड को भी काफी लाभ मिला है, जिसमें आपदा से निपटने के लिए राशि का प्रावधान हुआ है। साथ ही प्रदेश में हजारों करोड़ की योजना वर्तमान में गतिमान है। निश्चित रूप से ये दशक उत्तराखंड के विकास को गति देने वाला साबित हो रहा है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। बजट में हर वर्ग के लिए प्रावधान किया गया है, किसानों के लिए किया गया, युवाओं के लिए किया गया, महिलाओं के लिए कहा गया है। वो सारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए 900 जगह ऐसी गोष्ठियां पूरे देश में हो रही हैं। जो मोदी जी के तीसरे कार्यकाल का 11वां बजट है, जो नींव हमने रखी थी एक विकसित भारत की, आत्मनिर्भर भारत की, 5वीं अर्थव्यवस्था तीसरी अर्थव्यवस्था में ले आने की, ऐसे देश का निर्माण जो दासता की गुलामी से मुक्त होगा, विकसित भारत होगा, सैन्य शक्ति से मजबूत होगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी, पेंशन मिलेगी और अग्निवीरों के माध्यम से देश को सैन्य सुरक्षा देने का काम किया गया है। ये सारी भावनाओं को जनता तक ले आने का काम हो रहा है। विपक्ष जिस प्रकार से गुमराह कर रहा है, पार्लियामेंट में चर्चा नहीं करता, पार्लियामेंट में किसी विषय को नहीं रखता है, ना ही चर्चा करता है, ना रचनात्मक कोई सहयोग देता है। तो इसलिए हम जनता के द्वार आए हैं कि हमने क्या करा है, कैसा भारत चाहिए, हम वैसे भारत की ओर हम जा रहे हैं और इन सब से लोगों के पास जा कर हम बताएंगे कि आने वाले समय के अंदर बहन बेटी की सुरक्षा, युवाओं को रोजगार, बड़ों को सम्मान, देश को गौरवशाली बनाने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। 26 जुलाई को थाना चौखुटिया को फोन पर सूचना मिली कि थाना चौखुटिया क्षेत्र निवासी एक नाबालिग बालक घर से चौखुटिया बाजार सामान लेने गया था, जो कि काफी देर तक नहीं लौटा और फोन भी नहीं उठा रहा है। वादी की तहरीर की प्रतीक्षा किए बिना त्वरित कार्रवाई करते हुए थानाध्यक्ष जसविंदर सिंह द्वारा सर्विलांस सेल की सहायता से गुमशुदा बालक के बारे में जानकारी जुटाई गई, जिसकी रानीखेत क्षेत्र में होने की संभावना थी। थाना चौखुटिया पुलिस द्वारा तत्काल रानीखेत कोतवाली में इसकी सूचना दी गई। वहीं सूचना पर प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार धनखड़ कोतवाली रानीखेत के नेतृत्व में क्षेत्र में गुमशुदा की खोजबीन शुरू की गई, जिस दौरान आसपास जानकारी जुटाकर 27 जुलाई को गुमशुदा नाबालिग बालक को रानीखेत बाजार क्षेत्र से सकुशल बरामद कर सुरक्षा की दृष्टि से कोतवाली रानीखेत में लाया गया, जिसके बारे में थाना चौखुटिया व परिजनों को सूचित किया गया। तत्पश्चात थाना चौखुटिया टीम द्वारा बालक को परिजनों के सुपुर्द किया गया। बालक ने बताया कि वह किसी बात से नाराज होकर चला गया था, जिसके बाद परिजनों और बालक की काउंसलिंग कर समझाया गया। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। उत्तराखंड भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम हल्द्वानी पहुंचे, जहां मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के बजट की सराहना करते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने अपना पहला बजट पेश किया है। उत्तराखंड के साथ साथ पूरे देश में ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा कि इस बजट में गरीब से लेकर अमीर और किसान से लेकर मजदूर तक का ख्याल रखा गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग भ्रष्टाचार के मामले में जेल जा रहे हैं। राहुल गांधी और सोनिया गांधी इन दिनों भ्रष्टाचार के मामले में जमानत पर हैं। कांग्रेस के लोग झूठ बोलने की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बजट में किसानों के लिए विशेष ध्यान रखा गया है। साथ ही देश पहली बार रक्षा के क्षेत्र में भी अब निर्यात कर रहा है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। भारत सरकार ने जो बजट में 900 से ज़्यादा मीटिंगें, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जो 30 मतलब तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, उनका 11वां बजट है। इस बजट के द्वारा जो उनकी थीम है यही है कि हम आत्मनिर्भर भारत, मजबूत भारत, विकसित भारत 2047 का तीसरी मजबूत अर्थव्यवस्था में खड़े हुए भारत के लिए ये बजट पेश किया गया है। ये बजट गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, सभी के किस प्रकार उनके घर में उजाला किया जाए। आपने देखा होगा पिछले बजट में हमने 18,000 गाँव लिए थे जिनमें लाइट नहीं थी, लाइट पहुँचाने का काम किया। जिन घरों में नल नहीं थे, नल में जल पहुँचाने का काम किया। जिनमें शौचालय नहीं थे, शौचालय देने का काम किया।
जिनको घर नहीं थे 4 करोड़ लोगों को घर दिया, इसके बाद हमने 3 करोड़ लोगों को और घर देने वाले हैं। जहाँ पानी नहीं पहुँचा था वो पानी पहुँचाने वाले हैं। पर्यावरण की दृष्टि से किस प्रकार से संतुलित किया जाए उसके लिए बजट रखा गया है। और साथ साथ जिस प्रकार से किसानों को मजबूत करने के आयुष जो उनको सम्मान निधि के साथ साथ उनको खेतियों के भी विकल्प दिए गए हैं। ऑर्गेनिक खेती का विकल्प दिया गया है, फूलों की खेती का विकल्प दिया गया है। और सबसे बड़ी जो खेती फल फूल की वो करते हैं उसको जब वातावरण नहीं हो, महंगा सस्ता हो, किस प्रकार से स्टोरेज किया जा सकता है, जब महंगा होगा जब उसको बेचा जा सकता है, ऐसे किसानों को अच्छे प्रावधान करने का काम किया है। महिलाओं को महिलाओं को आरक्षण के साथ साथ ड्रोन दीदी बनाने का काम किया गया है। दलितों पिछड़ों के लिए 10 लाख का लोन मिलता था, 20 लाख का करने का काम किया गया है। उत्तराखंड के अंदर आपदा से बचने के लिए, आपदा प्रबंधन के लिए 1100 करोड़ रुपया रखा गया है। ऐसे सामूहिक देश के विकास के लिए, विकसित भारत के लिए ये बजट है। और बजट हमारे आने वाले समय के लिए, बच्चों के लिए, गरीबों के लिए, सबके लिए समर्पित रहेगा। सर, इसका उपाय कैसे निकाला जाए? इसका उपाय ये है कि आप थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर लो। 3000 की बोरी जो पूरे विश्व में मिलती है, आज 300 की बोरी हम किसानों को दे रहे हैं। नीम कोटेड यूरिया हमने दिया, पहले कांग्रेस के शासन में ब्लैक होती थी, हमने नीम कोटेड यूरिया देने का काम किसानों को किया है। हमने युवाओं के लिए नौकरियों कौशल निर्माण कर रहे हैं। हमने नौकरी में उनको 5000 की हमने। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागी लाल न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।